हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 13वां चैप्टर ध्वनि। तो दोस्तों हमने हमारे धीरे धीरे गाड़ी हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम 8th क्लास के सिलेबस को कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर है वो है 13वां चैप्टर ध्वनि। ध्वनि चैप्टर जो है वो एक छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इस बात पे डिपेंड है कि सुनाई कैसे देता है या जो हमारे आसपास वातावरण में जो ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे साउंड होता है वो साउंड कैसे उत्पन्न होता है और उस साउंड को किस लेवल पर और किस लेवल पर वो लाभदायक होता है और किस लेवल पर वो हानिकारक बन जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक देखेंगे कि हम ध्वनि की परिभाषा से लेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहले हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। आप किसी वस्तु पर या जैसे किसी धातु की कोई धातु का पदार्थ बना हुआ है या ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, इस पर अगर हम दबाव डालेंगे या किसी से ऊपर से प्रेशर लगाएंगे या ऊपर से ठोकेंगे तो ये आवाज कंपन उत्पन्न होगी इसके अंदर। और जो कंपन उत्पन्न होगी तो उस कंपन के कारण उसमें से एक साउंड आएगा, एक छोटी सी अलग ही तरह की आवाज आएगी। मतलब किसी वस्तु में उसकी कंपन के कारण आपने देखा होगा किसी थाली को बजाने पर वो आवाज उत्पन्न करती है या इन दोनों मार्कर्स को आपस में टकराने से इनके अंदर आवाज उत्पन्न होती है। मतलब किसी वस्तु के अंदर कंपन उत्पन्न होती है, उस कंपन को ही ध्वनि कहते हैं। किसी भी वस्तु में उत्पन्न कंपन को ध्वनि कहते हैं। अब देखेंगे, अब ध्वनि ध्वनि एक जगह उत्पन्न तो हो गई लेकिन यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हो गई और 10 मीटर 100 मीटर दूर खड़े आदमी को ध्वनि सुनाई देती है तो उसमें क्या होता है। तो दोस्तों ध्वनि को एक जगह से दूसरे तक जाने के लिए, ध्वनि को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ध्वनि के संचारण के लिए या ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुनाई देने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अलग अलग माध्यम देखेंगे हम। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और बिना किसी माध्यम की ध्वनि का संचरण आसानी से नहीं हो पाता है। जो माध्यम है वो अलग अलग देखेंगे। पहला जो माध्यम है वो है ठोस माध्यम। मतलब कोई भी पदार्थ है ठोस के माध्यम से ध्वनि का संचरण। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में जब स्कूल में जब टेबल पर बैठते हैं हम तो टेबल को एक टेबल के एक सिरे पर हम अपना कान रख देते हैं और दूसरे सिरे पर अगर उस टेबल को ठोकते हो तो हमारे कान पर आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि आवाज हम लगा तो वहां पर रही है लेकिन आवाज हमारे कान के अंदर सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि उस ठोस के माध्यम से ध्वनि का संचरण हो रहा है। आप एक बंद कमरे के अंदर खड़े होकर आवाज लगा रहे हो लेकिन आवाज फिर भी बाहर सुनाई दे रही है। कमरा तो बंद है फिर भी दीवार के आर पार आवाज जा रही है। वो ठोस के माध्यम से आवाज का आर पार हो रहा है। या किसी तार के माध्यम से ध्वनि का संचरण होता है। आप तार को दो गिलासों के अंदर तार को बांध कर एक तरफ से बोलते हैं तो दूसरी तरफ से गिलास के अंदर सुनाई देता है। मतलब उस तार के माध्यम से ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ठोस माध्यम में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है। ठोस माध्यम में संचरण सबसे अधिक होता है। और अगर दूसरे माध्यम की बात करें तो वो है द्रव माध्यम है। जैसे कि तरल है, जैसे कि जल है। जल में आप जल का टोकरा लीजिए और उसके अंदर एक घंटी रखिए, घंटी को बजाइए, फिर जल के अंदर अपना कान लगाकर देखिए, आपको उसके अंदर आवाज सुनाई देगी। या जल के अंदर आप हाथ घुमाइए और कान लगाकर सुनिए, उसके अंदर आपको आवाज सुनाई देगी। मतलब ध्वनि का संचरण द्रव पदार्थों के अंदर भी होता है। एक तरह के द्रव पदार्थ है वो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। और ये मध्यम मात्रा में ध्वनि का संचरण द्रव पदार्थों में होता है। अब बात करेंगे हम गैसीय पदार्थ, जैसे कि हवा है। हवा में ध्वनि का संचरण सबसे धीमी गति से संचरण होता है। अब आवाज लगी आपसे 100 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को सुनाई देगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब 10 या 1 सेकंड का 10वां भाग भी लगेगा आपको 100 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को आवाज सुनाई देने में। मतलब ध्वनि का संचरण जो हवा में होता है या द्रव गैसीय पदार्थों में होता है वो सबसे कम होता है। ये थे तीनों माध्यम, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें ध्वनि का संचरण हो पाता है। मतलब ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम
कौन कौन सी है? वो है ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करेंगे सूखी ध्वनि, जहां पर आप एक बात आती है कि जहां पर ये तीनों माध्यम प्रेजेंट नहीं हो, जहां पर ठोस भी ना हो, द्रव भी ना हो और गैस भी ना हो, ऐसी जगह को निर्वात बोलेंगे और निर्वात में ध्वनि का संसरण नहीं हो पाएगा। अब एक बात करेंगे हमारे शब्द है बीच में, कंपन क्या होता है? कंपन क्या होता है? कंपन का मतलब किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे दोलन करना। किसी वस्तु का अपनी माध्यम स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे दोलन करना ही कंपन कहलाता है। मतलब किसी वस्तु को अगर हम किसी थाली को ठोकते हैं तो थाली के बीच में कंपन उत्पन्न होती है। तो कंपन उत्पन्न होने पर थाली का भाग मामूली मात्रा में इधर उधर हिलता है। तो जो हिलने के बाद में जो दोलन होता है उस दोलन को ही कंपन बोलते हैं। कंपन बोलते हैं। जैसे कि आपने वाद्य यंत्रों की बात करें, वीणा की जो तार होती है उस तार को अगर टच करते हैं तो तार काफी देर तक इधर उधर हिलती रहती है। जो हिलती रहती है, अब हिलती रहती है तो वहां पर जब तार की हिलने के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति या आवर्तकाल। हम बात करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या। हम किसी वस्तु को ठोकने के बाद में उसके अंदर कंपन उत्पन्न हो जाती है। जब कंपन उत्पन्न हो जाती है तो उस कंपन में अब एक सेकंड में वो वस्तु कितनी बार कंपन करती है, कितनी बार आगे पीछे गति करती है, वो जो संख्या होती है वो संख्या कहलाती है आवृत्ति। मतलब किसी वस्तु की एक सेकंड में कंपनों की संख्या। प्रति सेकंड उत्पन्न दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। HZ हर्ट्ज से मापा जाता है आवृत्ति को। और एक हर्ट्ज आवृत्ति होती है वो एक दोलन के बराबर होती है या एक कंपन के बराबर होती है। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन के बराबर। दोलन का मतलब कंपन होता है। एक कंपन एक बार हिल के इधर जाएगी उसके बराबर एक आवृत्ति बराबर एक दोलन या एक कंपन। अब बात करेंगे कि आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा है, देखा। अब आवृत्ति के बाद में आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? अब आवृत्ति बढ़ाने पर, जैसे कि हमने देखा कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या, मान लीजिए एक सेकंड में कोई वस्तु 10 बार कंपन कर रही है। अब 10 बार कंपन करने वाली वस्तु अगर 15 बार कंपन करने लग जाए तो वस्तु की जो प्रबलता है, ध्वनि की जो प्रबलता है, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ती जाएगी। मतलब ध्वनि जोर से सुनाई देगी, ध्वनि की आवृत्ति में बढ़ोतरी होगी, ध्वनि की प्रबलता में बढ़ोतरी होगी। मतलब आवृत्ति कंपनों की संख्या बढ़ने पर आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी। और ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो डेसिबल से मापी जाती है। डीबी, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता है वो डेसिबल से मापी जाती है। और 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, माना जाता है कि 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो शोर उत्पन्न करती है। मतलब कानों में कष्टदायक शोर उत्पन्न करने लग जाती है। वो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता जब 80 डेसिबल से ऊपर चली जाएगी तो वो ध्वनि हमारे लिए कष्टदायक होगी। अब ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। ध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो कंपन होते हैं, कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ध्वनि की प्रबलता। ये ध्वनि की प्रबलता का फॉर्मूला है। ध्वनि की प्रबलता जो है, जो कंपनों से उत्पन्न आवृत्ति है, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के समानुपाती होती है। अब बात करेंगे हम कि जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। यानी
ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। मतलब आयाम अधिक होता होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होगी। मतलब ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे आगे की, मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर ध्वनि जो उत्पन्न होती है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम प्रूव करेंगे। नॉर्मल लेवल डायग्राम ही दिखाऊंगा मैं। जो कंठ होता है मनुष्य के अंदर, कंठ के अंदर ऐसा एक ट्रेकिया बना होता है। ट्रेकिया से ध्वनि उत्पन्न होती है। गले के अंदर का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा ट्रेकिया कहलाता है। और इससे कंठ द्वारा उत्पन्न होती, या इसे ट्रेकिया या वाक यंत्र बोलते हैं। वाक यंत्र हिंदी भाषा में, वाक यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक यंत्र इस आकार का होता है। और वाक यंत्र जो होता है वो मनुष्य में 20 mm का होता है। मनुष्य में पुरुषों की बात करें तो 20 mm का होता है, और महिलाओं की बात करें तो 5 mm का होता है। मतलब 15 mm का फर्क आता है। तो आपने देखा होगा मनुष्य की आवाज जो होती है उसकी प्रबलता अधिक होती है, और जो महिलाओं की आवाज होती है उसकी मनुष्य की आवाज की प्रबलता कम होती है, बल्कि महिलाओं की आवाज की तीक्ष्ण आवाज होती है, उसकी प्रबलता तारो तो अधिक होता है। अब मानव में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, और मानव वाक यंत्र में वाक तंतु की तनित झिल्ली बनी होती है। इस वाक तंतु की तनित झिल्ली बोलते हैं इसे, और इसके द्वारा ही मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसे ये वाक यंत्र के ऊपर नीचे हिलने से बाहर की तरफ आवाज सुनाई देती है। इसी से मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे कि हमने ध्वनि उत्पन्न तो मनुष्य से होती है, लेकिन मनुष्य के कानों में ध्वनि सुनाई कैसे देती है। यानी मनुष्य के अंदर ध्वनि उत्पन्न तो होती है वाक यंत्र से, लेकिन मनुष्य को ध्वनि सुनाई कैसे देती है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये बना हुआ है मनुष्य के कान का। मनुष्य के कान का डायग्राम बना हुआ है। ये जो भाग है आगे वाला, ये बाह्य कर्ण कहलाता है। और ये जो है वो आंतरिक कर्ण या आंतरिक अंदर का कान का जो भाग है वो आंतरिक कर्ण कहलाता है। आंतरिक कर्ण के बाहर में जो ये पर्दा बना हुआ है इसे बोलते हैं कर्णपटह या कान का पर्दा। कर्णपटह वाला भाग है। जब मनुष्य को जोर से ध्वनि सुनाई देती है तो कान के पर्दे के टकराने से उसके अंदर कंपन उत्पन्न होती है। और जब कान के पर्दे के अंदर, बाहरी पर्दे के अंदर, कर्णपटह के अंदर कंपन उत्पन्न होती है, और उस कंपन के उत्पन्न होने के कारण जो संकेत ध्वनि का मिलता है वो जाता है कान के आंतरिक पर्दे के अंदर। और आंतरिक पर्दे के अंदर जब जाता है तो वहां पर एक पर्देनुमा झिल्ली लगी हुई होती है। ये जो लगी हुई है ये पर्देनुमा झिल्ली लगी हुई होती है, और इस झिल्ली के लगने से ये संकेत मिलता है कि कोई ध्वनि सुनाई दे रही है इस कान में। तो वो संकेत सीधा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है, और मस्तिष्क से निर्णय लेता है कि ये ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। उसी के बाद में वो वापस संकेत मस्तिष्क ग्रहण करता है और तय करता है कि हमें ये ध्वनि सुनाई दी। मतलब कर्णपटह के कंपन उत्पन्न होने के कारण कान के पर्दे तक संकेत पहुंचता है, और कान के पर्दे से संकेत तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और मस्तिष्क ये संदेश देता है कि इस ध्वनि को ग्रहण किया जाए। ये बात थी हमारे मनुष्य के अंदर की ध्वनि सुनाई कैसे देती है। अब बात करेंगे कि मनुष्य के अंदर ध्वनि सुनाई तो देती है, लेकिन ये मनुष्य का जो कान है कितनी ध्वनि सुन सकता है, कितनी तेज ध्वनि या कितनी न्यूनतम ध्वनि को सुन सकता है, जिसे बोलते हैं सर्वे, सर्वे या असर्वे। सर्वे या असर्वे ध्वनि, मतलब असर्वे ध्वनि का मतलब होता है वो ध्वनि
जो कोई आसानी से सुनाई नहीं देती है, मनुष्य का कान ग्रहण नहीं कर पाता है, वो ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से न्यूनतम जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है वो ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहलाती है और मनुष्य का कान उसे सुन नहीं सकता है। अब अधिकतम ध्वनि इतनी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है कि वो सुनाई नहीं देती है, मतलब वो कष्टदायक लगने लगती है, वो उबाऊ लगने लगती है, वो होती है 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाती है जब ध्वनि, तो वो ध्वनि मनुष्य आसानी से या कोई भी जीव जंतु आसानी से सुन नहीं पाता है। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की ध्वनि की जो परास होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कान की ध्वनि सुन सकता है। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता है, ये 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि भी सुन सकते हैं, इसलिए इसको पुलिस या किसी जासूसी जगह में कुत्तों को ले जाया जाता है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम मात्रा में ध्वनि भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि बिल्ली भी ग्रहण कर सकती है। अब देखेंगे कि ये ध्वनि जब शोर उत्पन्न करती है, कब ध्वनि की परास जब कितनी दूर चली जाती है तो ध्वनि शोर उत्पन्न करने लग जाती है। शोर का मतलब होता है अप्रिय ध्वनि। शोर का मतलब अप्रिय, मतलब वो ध्वनि जब हमें सुनाई देने लग जाए तो वो अप्रिय लगने लग जाती है, हमें प्रिय नहीं होती है। कानों में उसके पर्दों पर जोर पड़ने लग जाता है और थोड़ी देर में उल्टी होने लग जाती है या सर दर्द होने लग जाता है, वो ध्वनि कहलाती है शोर। शोर ध्वनि कहलाती है जैसे कि बसों या ट्रकों के हॉर्न है, बड़े बड़े वायुयान जब उड़ान भरते हैं तो वो आवाज उत्पन्न करते हैं। अब बात करेंगे दूसरी ध्वनि की, संगीत की। संगीत का मतलब एक सुस्वर में ध्वनि होती है, जैसे कि हारमोनियम बजता है तो वो ज्यादा आवाज भी करता है तो हमें अप्रिय नहीं लगता है, हमें प्रिय लगने लगता है और हम आसानी से सुन सकते हैं, वो कहलाती है संगीत। कोई भी वाद्य यंत्र बजता है या कोई भी गाना बजता है तो वो संगीत कहलाता है और वो अप्रिय नहीं होता है। अब शोर अप्रिय जो ध्वनि होती है वो प्रदूषण उत्पन्न करती है, शोर प्रदूषण कहते हैं। जैसे शोर प्रदूषण का मतलब होता है वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों का उत्पन्न होना। वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों का उत्पन्न होना शोर प्रदूषण कहलाता है। कारण क्या है, जैसे कि हमारे घर जो फैक्ट्रियों के नजदीक होते हैं तो वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी होती है जो आवाज करती रहती है, या सड़क के पास में हमारा घर होता है तो रात भर गाड़ियां चली रहती है तो उनके हॉर्न की आवाज आती है, या फिर वायुयान के एयरपोर्ट स्टेशन होता है उसके पास में अगर कोई घर बना हुआ हो तो जो हवाई जहाज रोज उड़ान भरती है तो उनसे अप्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो ध्वनियां है ये शोर प्रदूषण उत्पन्न करती है। अब शोर प्रदूषण से हानि क्या होती है हमें, एक तो बात है कि रात में या शोर प्रदूषण के कारण अनिद्रा की स्थिति रहेगी, मतलब आसानी से हम सो नहीं पाएंगे, हर समय मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न रहेगा और स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ाता रहेगा, सर चकराने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, मतलब ऐसे विकार उत्पन्न होने लग जाएंगे शोर प्रदूषण की वजह से। अब इसका लगातार ध्वनि में रहने से शोर प्रदूषण में यह भी होता है कि ज्यादातर कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादा देर तक सुनने के कारण हमारे जो कान के पर्दे है वो अस्थायी रूप से ऐसे हो जाते हैं कि स्थायी रूप से उनमें सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये एक प्रकार की हानि है शोर प्रदूषण के कारण। अब इनका उपाय क्या है, इनके उपाय के लिए कई प्रकार के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर सड़कों पर चल रहे हैं तो हमारी गाड़ी का जो हॉर्न है उसको न बजाए, जहां जरूरत न हो वहां न बजाए, और जो फैक्ट्रियां हैं जो उद्योग बनते हैं वो शहर से दूर स्थापित किए जाए, या जो वायुयान के जो स्टेशन बनाए होते हैं या प्लेटफॉर्म होते हैं उनको घरों से दूर या शहर से दूर स्थापित किया जाए। और भी बात करें तो सड़कों या भवनों के आसपास में पेड़ पौधे लगाए जाए। हालांकि जो जितने प्रकार के भी प्रदूषण है उनके निवारण के लिए अंतिम पॉइंट यही रहता है कि पेड़ पौधे लगाए जाए, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे शोर प्रदूषण हो, चाहे कैसा भी प्रदूषण हो, उस प्रदूषण को बचाने के लिए लास्ट पॉइंट यही आता है कि पेड़ पौधे लगाए जाए। इसका निवारण, इसका मतलब यह है कि पेड़ पौधे हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यहाँ भी ये पॉइंट उठता है। तो दोस्तों ये था हमारा 13वां चैप्टर ध्वनि, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा चैप्टर था, और आगे हम
लेते रहेंगे क्लासेस। दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आगे शेयर करते रहिए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप देख रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये जो मैंने 13 चैप्टर करवाए, इन सारे चैप्टर के नोट्स, जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के हिसाब से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाए, मेरी खुद की बनाई हुई पीडीएफ डाली हुई है, उसको भी आप जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम है, जब भी स्कूल स्टार्ट होगी उस समय सिलेबस नए तरह से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार रिवीजन करें, ताकि उस एक बार पढ़ ले, उसके बाद में आपको स्कूल में इसका रिवीजन करना पड़े, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम मिल पाएगा स्कूलों में। इसके लिए उसका रिवीजन बाद में होगा, लेकिन एक बार आप देख ले जरूर। धन्यवाद दोस्तों।